Hello and good morning to everyone. Today we are starting another chapter of history, that is the rise of British power in India. Okay, so we are starting the British India कि ब्रिटिश लोग इंडिया में कैसे आए, यूरोपियंस इंडिया में कैसे आए. So what we are going to learn in this chapter is European presence in India. कि इंडिया में यूरोपियंस कब आए, कैसे आए, क्या क्या किया उन्होंने इंडिया में आके. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया जो है पहले ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था, ब्रिटिश के लोगों के अंडर ब्रिटिश लोग राज करते थे इंडिया में. सो रीजन्स फॉर कमिंग टू इंडिया, क्या रीजन्स थे कि ब्रिटिश लोग यूरोपियंस लोग इंडिया में आए, क्या ऐसा था इंडिया में. मेथड्स ऑफ कॉलोनाइजेशन, कैसा इन्होंने इंडिया को क्या बनाया, कॉलोनी बनाया. कॉलोनी का मतलब होता है कि ऐसी जगह है जहाँ पे कोई और कंट्री आके राज कर रही है और पूरा का पूरा राज जो है वो उस कंट्री के अगेंस्ट है. जैसा मान लीजिए ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश एक कंट्री अलग है, इंडिया एक अलग कंट्री है. ब्रिटिश लोगों ने इंडिया में आके इंडिया को क्या बनाया, कॉलोनी बनाया. और इंडिया में क्या किया उन्होंने, पूरा इंडिया जो भी चीज़ बनी और जो भी उन्होंने काम किया वो सिर्फ अपने ब्रिटिश कंट्री के लिए किया, इंडिया के लिए कुछ भी नहीं किया. ओके, तो ऐसी जगह को हम बोलते हैं कॉलोनी. कि जिस कंट्री में आप जा रहे हैं, रह रहे हैं, राज कर रहे हैं, उस कंट्री के लिए आपको कुछ भी नहीं करना और जो भी आप लोग काम करेंगे वो अपनी ओरिजिनल कंट्री के लिए करेंगे. बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, दो बैटल्स हुई यहाँ पे स्टार्टिंग में. ठीक है. डुअल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इन बंगाल, ये पॉलिसी है ब्रिटिश लोगों की. ब्रिटिश मिलिट्री कैंपेन्स इन इंडिया, मिलिट्री कैंपेन्स किस तरीके से रहे, किस तरीके से इंडिया में राज करते चले गए. अलाइंसेस एंड एनेक्सेशन, कैसे कैसे क्या क्या अलाइंस बने, एनेक्सेशन कैसे हुआ. एंड स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. तो पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर फटाफट. अराउंड द 18th century, a number of significant events took place in the world. One of such an event was the Industrial Revolution which took place in England. तो इंग्लैंड में जो है क्या आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया 18th century के आसपास. इट ग्रेजुअली स्प्रेड टू अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप टू, और यूरोप की बाकी कंट्रीज में भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फैल गया. अब देखिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने का मतलब क्या है, प्रॉस्पेरिटी. काफ़ी पैसा आ गया यूरोप में, काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज आ गए हैं यूरोप में, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका है. मतलब ट्रेड काफ़ी बढ़ने वाला है इंग्लैंड और यूरोप का. यू मस्ट हैव रीड अबाउट द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दैट टुक प्लेस इन इंग्लैंड एंड ऑल्सो रीड अबाउट द डिस्कवरी ऑफ न्यू सी ट्रेड्स एंड रूट्स. तो इसी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब इस इंडस्ट्री के सामान को बेचने के लिए ही इन्होंने ढूंढना स्टार्ट किया अलग अलग मार्केट्स. इन्होंने पहले स्टार्टिंग करी कि ऐसे मार्केट्स ढूंढे जाएँ वर्ल्ड में जहाँ पे हम अपना इंडस्ट्री का सामान बेच पाएँ. सो सी रूट्स जो है बनाना स्टार्ट किए. मैं आपको एक फटाफट हिस्ट्री समझाता हूँ कैसे इंडिया में आए लोग. ओके, देखिए ये मान लीजिए आप इंडिया है. ओके, इंडिया के ऊपर ये वाला इलाका जो है ये पूरा है आपका अरब, सेंट्रल एशिया बोलते हैं इस इलाके को, और यहाँ ऊपर कहीं यूरोप है. ओके, पहले यहाँ से लोग आते थे, ये ट्रेड करने आ रहे हैं यहाँ पर लैंड से होता हुआ, और इंडिया आते थे ट्रेड करने के लिए. पर अब क्या हो गया, यहाँ पर जो राज है वो है मुस्लिम्स का. ओके, मुस्लिम्स जो है यहाँ पर राज करके, इनका राज चलता है, ऑटोमन एम्पायर चल रहा है यहाँ पर. ओके, सो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि भैया आप जब ट्रेड करने जा रहे हो इंडिया से, जब आ रहे हो तो आपको हमको भरना पड़ेगा एक टैक्स. ठीक है, टैक्स भरने से क्या हुआ, सामान महंगा हो जाएगा, और मतलब सामान मान लीजिए सस्ता बना इंडस्ट्रीज़ में यहाँ पर, तो महंगा जाके बिकेगा इंडिया में, कोई खरीदेगा नहीं इंडिया में. तो फिर इन्होंने क्या किया, सी रूट बनाना स्टार्ट किया. इन्होंने सोचा कि लैंड से नहीं जाएंगे हम लोग, यहाँ से घूमते 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 तो सी से जाएंगे. ओके, सी में तो कोई हमें रोकने वाला नहीं है, और सी पे किसी की मोनोपोली भी नहीं हो सकती. सो इन्होंने ढूंढना स्टार्ट किया सी रूट्स इंडिया तक और बाकी वर्ल्ड की और कंट्रीज़ तक. तो वास्को डी गामा जो कि पोर्टुगीज़ यानी पोर्टुगल के रहने वाले थे, सबसे पहले इंडिया में आए यूरोप से सी रूट ढूंढते हुए. 1498 में आई है. एज अ रिजल्ट द इंग्लिश, फ्रांस, पोर्टुगीज़ एंड डच, और एक बार इंडिया का पता चल गया रास्ता का कैसे जाना है, कैसे आना है, तो बाकी कंट्रीज़ के लोग भी इंडिया में आने लग गए. क्या रीजन्स थे इंडिया में आने के, हमने बात तो ऐसे कर ली है. द यूरोपियन एंड ब्रिटिश ट्रेडर्स इनिशियली केम टू इंडिया फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस. अपना सामान जो है इंडस्ट्रीज़ का बेचने के लिए आया यहाँ पर. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका है. देखिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने के लिए क्या करना है इन्हें, सामान तो ये लोग बना रहे हैं बढ़िया, पर सामान बनाने से क्या होगा जब तक आप उन्हें बेचोगे नहीं. सो इसीलिए इंडिया का ये लोग आए अपना सामान बेचने के लिए, ट्रेड करने के लिए. दिस सेंटर्स वर कॉल्ड फैक्ट्रीज. इंडिया में आके इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज खोली. फैक्ट्रीज का मतलब होता है गोडाउन टाइप एरिया जहाँ पे अपना सामान लाकर इंडिया में लोग रख सकें, स्टोर करके रख सकें. बिकॉज ऑफिशियल ऑफ द कंपनी वर कॉल्ड फैक्टर्स. द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन लेड टू अ इंक्रीज इन डिमांड्स फॉर रॉ मटेरियल्स फॉर द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स देयर. एट द सेम टाइम दे ऑल्सो रिक्वायर अ मार्केट टू सेल देयर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स. तो वही बात जो हमने करी कि इनको एक मार्केट चाहिए था अपना सामान बेचने के लिए. इंडिया प्रोवाइडेड सच अ प्लेटफॉर्म टू ब्रिटेन टू फुलफिल ऑल देयर नीड्स. तो इंडिया एक बहुत ही बड़ा मार्केट तब भी था, आज भी, हमेशा रहेगा, क्योंकि काफ़ी बड़ी कंट्री, काफ़ी पॉपुलेशन है यहाँ पर आज भी. द 18th century वॉज अ पीरियड ऑफ इंटरनल पावर स्ट्रगल इन इंडिया. और इंडिया में उस समय पावर स्ट्रगल काफ़ी चल रहा था. मुगल जो है अपने डिक्लाइन पर थे. ओके, मुगल जो आखिरी मुगल पावरफुल माने जाते हैं औरंगजेब, उन्होंने काफ़ी इंडिया में अपना राज फैला लिया है.
और उनके बाद जो आने वाले मुगल्स थे वो इतने ज़्यादा एबल रूलर्स नहीं माने जाते। दे डिड दिस थ्रू न्यूमरस वॉर्स, फोर्स, ट्रीटीज। तो ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, द मुगल एम्पायर, द ब्रिटिश वर प्रोवाइडेड विद द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू एस्टैब्लिश देयर होल्ड ओवर इंडियन टेरिटरीज। देखिए हुआ क्या, ऐसी कंडीशंस बन गई ब्रिटिश के लिए, इंडिया में आए तो सिर्फ ट्रेड करने थे, पर जब उन्होंने देखा कि यार ये हम यहाँ के जो राजा महाराजा हैं ये तो काफ़ी वीक हैं, हमारी जो छोटी मोटी मिलिट्री है ये उससे ही हार जा रहे हैं कुछ कुछ राजाओं। जैसे सबसे पहले बात करेंगे हम लोग बैटल ऑफ प्लासी की, तो बैटल ऑफ प्लासी जो इंडियंस हार जाते हैं बंगाल में, और एक बार जो बंगाल आ गया ब्रिटिश के हाथ में, फिर उन्होंने देखा कि जब पॉलिटिकल पावर हमारे हाथ में है तो हम जैसा चाहे वैसा ट्रेड कर सकते हैं, हम चाहें तो यहाँ पे हमारा सामान जितना महंगा चाहे उतना महंगा बेचें। सो ब्रिटिश लोगों को जो फ़ायदा बहुत होने लग गया इंडिया में रूल करने से भी, ट्रेड से ज़्यादा फ़ायदा हो गया रूल करने में। फिर ऐसे करते करते धीरे 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 उन्होंने और वॉर लड़े और इंडिया में जो बाकी राजा हैं सबको हराते चले गए, क्योंकि उस समय इंडिया में इतना पॉलिटिकल पावर इतनी हाईफाई नहीं थी। ठीक है, कंडीशन ऐसी बन गई थी इंडिया में कि कोई भी कंट्री या कोई भी और आके यहाँ पे राज कर सकता है। फिर ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पे आगे क्या किया, अपनी पावर फैलाई। देयर न्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक पॉलिसी हेल्ड देम कंसोलिडेट देयर कंट्रोल ओवर द कंट्री। और उनकी पॉलिसीज़ काफ़ी अच्छी रही, काफ़ी ऐसी खतरनाक रही जिन्होंने हेल्प करी उनकी इस कंट्री पे राज करने पर। देयर लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज हेल्प देम कीप द पुअर फार्मर सब्जुगेटेड एंड गेट ह्यूज सम्स ऑफ द रेवेन्यू इन रिटर्न। तो उन्होंने फार्मर्स जो थे इंडिया के उनको ऐसा मजबूर कर दिया कि अपने एग्रीकल्चर को वो लोग खुद नहीं खा के बेचें। ओके, और जो बेच रहे हैं उससे उनको क्या मिले, टैक्स मिले हाई-फाई। 90 से 80 to 90% टैक्स रखा था ब्रिटिश ने उस समय। सो इंडियन फार्मर्स भी इससे क्या होते गए, गरीब होते चले गए। ईच ऑफ देम वांटेड टू मोनोपलाइज अ ट्रेड विद इंडिया। ट्रेड को जो मोनोपलाइज कर दिया इंडिया में, मतलब इंडिया में और कोई कंट्री सामान नहीं बेचेगी, सिर्फ ब्रिटिश कंट्री ही, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वही सामान बेचेगी इंडिया में अपना। तो बाहर से जो बाकी जो फॉरेन कंट्रीज उससे ट्रेड बंद कर दिया इंडिया का, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक समय पे क्या था, अगर आप एशियन हिस्ट्री पढ़ें तो एक समय पे इंडिया का ट्रेड जो था बहुत ही खतरनाक था। इंडिया एक्सपोर्ट बहुत करता था आर्ट एंड क्राफ्ट के मटेरियल्स, एग्रीकल्चर के मटेरियल, और जितना एक्सपोर्ट कर सकता था उससे ज़्यादा ही करता था इंडिया। तो वो सब चीज़ें अपने हक में कर ली ब्रिटिश इंडिया ने जब राज किया ब्रिटिश ने इंडिया पे। ये कुछ जगहों के नाम दिए जहाँ पर ब्रिटिश लोग ने अपनी फैक्ट्री, और बाकी जो कंट्रीज है यूरोप की उन्होंने अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी। आप देख सकते हैं कुछ डच कंपनी है, कहीं कहीं ब्रिटिश फ्लैग भी है सूरत पे जैसे, या फ्रांस का भी है कुछ। मेथड ऑफ कॉलोनाइजेशन इन इंडिया, कैसे इंडिया को उन्होंने कॉलोनी बनाया। यूरोप in the 16th century had a number of big and small states in it. When the Industrial Revolution started in Europe, these states did not have sufficient raw material for their industry. देखिए दोनों बातें हैं, आपने फैक्ट्री लगा दी, इंडस्ट्री लगा दी, अब इंडस्ट्रीज़ में सामान भी चाहिए बनाने के लिए आपको, और सामान मतलब रॉ मटेरियल चाहिए, और इतना ज़्यादा रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं था यूरोप में उस समय। तो ये लोग ढूंढ रहे थे ऐसी कंट्रीज जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाए। देखिए मैं आपको बड़ी एग्जांपल समझाता हूँ कि ये लोग क्यों ढूंढ रहे थे, ये इलाके शिप से क्यों निकले ढूंढने के लिए ये लोग। मान लीजिए ब्रिटिश है, ब्रिटेन है, ओके, ब्रिटेन में कंट्री है, इसका नाम है मैनचेस्टर। ओके, मैनचेस्टर एक कंट्री है जो बनाती है सबसे ज़्यादा क्या, क्लोथ्स, सबसे ज़्यादा क्या बनाती है, कॉटन के क्लोथ्स बनाती है। तो कपड़े बनाने के लिए इन्हें क्या क्या चाहिए, पहले तो इन्हें बहुत सारा कॉटन चाहिए ताकि कपड़े बना सकें। कॉटन आएगा यहाँ पर, कपड़े बनेंगे उससे, और फिर इन्हें चाहिए बड़ा सा एक मार्केट, क्योंकि अगर ब्रिटेन में बेचते रहेंगे तो कितना बेच लेंगे, इतने लोग तो रहते नहीं ब्रिटेन में। सो इंडिया इनके लिए परफेक्ट कंट्री थी, बिकॉज इंडिया में कॉटन बहुत ज़्यादा कल्टीवेट की जाती है। तो इंडिया से लोग कॉटन ले गए मैनचेस्टर में, वहाँ पे कपड़े बनाए फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था वहाँ पर, और फिर आके वापस से कहाँ बेचे, इंडिया में ही बेचे, और किसी और कंट्री को यहाँ पे बेचने की परमिशन दी नहीं। तो जितना दाम चाहते थे उतने दामों में बेचा, तो बहुत हाई फाई प्रॉफिट कमाया ब्रिटेन ने। अब इतना प्रॉफिट आएगा तो इतने प्रॉफिट से वो लोग अपने मिलिट्री भी अच्छे बना पाएंगे, अपने मिलिट्री अलायंस भी अच्छे से बनाएंगे। तो इस पैसे से उन्होंने क्या किया, मिलिट्री बनाई, आर्मी अपनी बड़ी खड़ी करी, बड़ी बड़ी आर्मी बनाई। इस आर्मी और मिलिट्री से इंडिया के बाकी राजाओं को हराया, उनके एरिया आते आए, और वहाँ पर भी ये काम करते चले गए। ऐसे करते करते कुछ ही सालों के अंदर ब्रिटिश एम्पायर जो इंडिया में वो फ्लरिश हो गया। थोड़ी हिस्ट्री हम लोग देख लें यहाँ पर कंपनी की। सो ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी 1600 में। ओके, 1600 में ये कंपनी इस्टेब्लिश की गई। विद द हेल्प ऑफ इंग्लैंड वॉज able to extend its territorial frontiers to the Indian subcontinent. The company was granted a charter. एक चार्टर मतलब परमिशन ली इस कंपनी ने, किससे, क्वीन एलिजाबेथ वन से, कि हम लोग जाकर ट्रेड करें इंडिया में। और कुछ सालों तक तो है इस कंपनी को जो है मोनोपोली दे दी गई थी। ये प्राइवेट कंपनी थी, जैसे आप देखते हैं आज हमारे इंडिया में टाटा और रिलायंस एक प्राइवेट कंपनीज हैं, वैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट कंपनी थी इंग्लैंड की, जो इंडिया में आकर ट्रेड करना स्टार्ट किया जिसने।
द फर्स्ट फैक्ट्री हमने बात करी गोडाउन होता है जहाँ पे सामान रखते हैं, अपना स्टोर करते हैं। द फर्स्ट फैक्ट्री वॉज स्टैब्लिश एट सूरत, सबसे पहले सूरत में बनाई 1613 में। इन 1615 सर थॉमस रो गॉट परमिशन फ्रॉम द मुगल एम्पर जहांगीर टू ओपन मोर फैक्ट्रीज, और ज़्यादा फैक्ट्री बनाने के लिए इन्हें परमिशन मिल गई किससे, जहांगीर से। कहाँ पर, आगरा, अहमदाबाद और बरोच में। देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटलमेंट ऑन द साउदर्न कोस्ट वॉज मद्रास, वेयर दे बिल्ड अ फोर्टिफाइड फैक्ट्री कॉल्ड सेंट जॉर्ज। तो सेंट जॉर्ज नाम का इन्होंने एक फैक्ट्री बनाई। फोर्टिफाइड का मतलब क्या होता है, इनका एक गोडाउन और उसके बाद उसके आर्मी भी खड़ी है उसको बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। पहले जो ये फोर्टिफाई करने के लिए इनको मना कर दिया गया क्योंकि आर्मी किसी और कंट्री की अब अपने एरिया में रखना भी जो है खतरे से खाली नहीं था। दिस वॉज द फर्स्ट प्रोप्राइटरी होल्डिंग एक्वायर्ड बाय द कंपनी ऑन इंडियन सॉइल। ये पहली ऐसी जगह थी फोर्ट सेंट जॉर्ज जहाँ पर ब्रिटिश लोगों ने अपनी आर्मी खड़ी करी थी अपने फैक्ट्री को संभालने के लिए, बचाने के लिए। इन द कोर्स ऑफ टाइम द डेन्स, पोर्टुगीज एंड द डच वर एलिमिनेटेड फ्रॉम द इंडियन ट्रेड। बाद में क्या हुआ, ब्रिटिश लोगों ने पहले तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने बाकी यूरोपियन कंट्रीज से पहले वॉर लड़े। पहले क्या किया, बाकी जो यूरोपियन राइवल्स थे उनके ब्रिटिश के अलावा जैसे कि डेन्स, पोर्टुगीज, फ्रेंच, डच, पहले इनको हराया वॉर्स में। इनको हराने के बाद जो है इन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया इंडिया में कि अब हम लोग और कोई यूरोपियन कंपनी नहीं है हमारे कंपटीशन में, अब हम ही हैं जो इंडिया में ट्रेड करेंगे सिर्फ। इस काम में लगे उन्हें 20 साल। थ्रू नन वॉन डिसाइसिव द फ्रेंच, सबसे ज़्यादा जो उनके अच्छे कॉम्पिटिटर थे वो थे फ्रेंच, ठीक है। फ्रांस और ब्रिटेन में बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, लगभग 20 साल तक उन्होंने वॉर लड़े, ठीक है। बट इन दी एंड जो है आपका 7 ईयर वॉर्स के बाद जो है ब्रिटिश जीत जाता है फ्रांस से। फ्रांस को हरा दिया जाता है ब्रिटिश द्वारा और ये डिसाइड हो जाता है कि अब सिर्फ एक ही यूरोपियन कंट्री जो इंडिया में ट्रेड करेगी वो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया। फिर होती है बैटल ऑफ प्लासी 1757 में। ये सबसे पहली बैटल है विथ इंडियंस वर्सेस ब्रिटिश, ठीक है। सबसे पहली बार ऐसा हो रहा है कि ब्रिटिश जो है वो इंडियन से लड़ने वाले हैं। सो 19th सेंचुरी में हो रही है। इंडिया कंप्राइजेज ऑफ मैनी बिग एंड स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट। देखिए इस समय में हुआ क्या था, जो बहुत बड़ा मुगल एम्पायर था वो डिवाइड हो गया था बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स में। उसमें से एक स्टेट था इनका बंगाल, ठीक है। बंगाल के उस समय राजा हुआ करते थे, हम पढ़ेंगे उनका नाम। इट वॉज नॉट सरप्राइजिंग दैट दे फेल एन ईजी प्रे टू यूरोपियन पावर्स, क्योंकि ब्रिटिश डिवाइड हो गए, मुगल्स जो डिवाइड हो गए थे अलग अलग पार्ट्स में। तो ब्रिटिश ने क्या किया, पहले एक पार्ट को हराया उनके, फिर दूसरे पार्ट को, फिर तीसरे पार्ट को, ऐसे करते करते पूरा इंडिया ही मुगल ब्रिटिश जो है वो जीत गए। वेर इन 1717 लड़ाई हुई कैसे ये चालू, 1717 में ब्रिटिश ऑब्टेन्ड द प्रिविलेज ऑफ इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग गुड्स विदाउट पेइंग कस्टम ड्यूटी। बिना कस्टम ड्यूटी पे किए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे जो लगती थी वो उनको परमिशन मिल गई। इट रिजल्टेड इन ह्यूज लॉस ऑफ रेवेन्यू टू बंगाल। इससे क्या हुआ, बंगाल जो कि कमाता था अपनी जो रेवेन्यू थी कस्टम ड्यूटी से वो खत्म होने लग गई। एज ब्रिटिश प्राइवेट ट्रेडर्स ऑल्सो स्टॉप पेइंग ड्यूटी ऑन देयर पर्सनल ट्रेड, ठीक है। ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, इनको थोड़ा बहुत जो है वहाँ के राजा से थोड़ा बहुत मिल गए ग्रांट्स कि आप जो है अपना ट्रेड करें बिना किसी कस्टम ड्यूटी के। पर इन्होंने क्या किया, थोड़ा बहुत टैक्स पे करना चाहिए था इनको, थोड़ा बहुत टैक्स लगता था जो, वो भी पे करने से मना कर दिया। दादागिरी दिखाई मतलब थोड़ी सी। ग्रेजुअली द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ब्रिटिश एंड द नवाब ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइड। फिर क्या हुआ, ब्रिटिश और नवाब्स के बीच में क्या हुआ, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है क्योंकि ब्रिटिश चाहते हैं कि वो टैक्स बिल्कुल भी पे ना करें, नवाब चाहते हैं कि भैया वो टैक्स पे करें। बंगाल एट द टाइम वॉज रूल्ड सक्सेसिवली बाय मुर्शिद कुली खान, सुजाउद्दीन एंड अलीवर्दी खान। तो ये तीन लोग जो है मिलके बंगाल को उस समय रूल करते थे। अलीवर्दी खान लेड 2 कंडीशंस बिफोर द ब्रिटिश विच हैज़ टू बी अडहियर्ड टू इट इफ दे वर टू कंटिन्यू ट्रेड इन बंगाल। तो 2 कंडीशंस रखी अलीवर्दी खान ने कि अगर आपको ट्रेड करना है बंगाल के अंदर, क्योंकि बंगाल उस समय सबसे हाईफाई ट्रेडिंग सेंटर माना जाता था इंडिया में, सबसे ज़्यादा ट्रेड उससे बंगाल का ही था इंडिया में भी। 2 कंडीशंस क्या रखी, प्राइवेट ब्रिटिश ट्रेडर, जो प्राइवेट ब्रिटिश हैं एम्प्लॉयड विद द कंपनी विल पे कस्टम ड्यूटी। देखिए अगर कंपनी अपने नाम से कोई सामान बेच रही है तो भले वो कस्टम ड्यूटी पे नहीं करेगी, पर अगर कोई कंपनी का कोई ऑफिसर है वो अपना ट्रेड कर रहा है प्राइवेट ट्रेड, तो उसको कस्टम ड्यूटी पे करना कंपलसरी है। द कंपनी शैल नॉट एक्सटेंड इट्स फोर्टिफिकेशन। और ज़्यादा आर्मी अपनी ये लोग नहीं लगाएंगे अब, और ज़्यादा फोर्टिफाई नहीं करेंगे अपने एरियाज़ को, तो बहुत आर्मी लग चुकी है इनकी। मैटर्स केम टू हेड व्हेन सिराजुद्दीन दौला आस्क्ड द ब्रिटिश टू रिमूव ऑल फोर्टिफिकेशन इन कैलकाटा। फिर थोड़ी बहुत लड़ाई वड़ाई हुई इनके बीच में। सिराजुद्दीन दौला जो है उस समय राजा थे, उन्होंने बोला कि आपके जो फोर्टिफाई है आप ख़त्म करें, हटाएं कैलकाटा से। और ब्रिटिश लोगों ने ये करने से मना कर दिया कि नहीं भाई ऐसा कैसे हटाएं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, दोनों में थोड़ी सी गर्मा गर्मी हो जाती है और वॉर हो जाता है। ऑन जून 23, 1957 द आर्मी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी
अंडर रॉबर्ट क्लाइव, तो रॉबर्ट क्लाइव के अंडर आर्मी आती है। एंड सिराज उद दौला जो कि उस समय राजा है बंगाल के, मेट एट प्लासी, तो प्लासी नाम की एक जगह है, पलासी बोलते हैं जिसको, वहाँ पर लड़ाई होती है। ठीक है, लड़ाई वैसे बोला जाता है कि इंडिया आराम से जीतेगी, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि उस समय जो लड़ाई थी वो ऐसी थी कुछ कि इंडिया के पास जितने सोल्जर हैं उसके सिर्फ 10% सोल्जर्स जो ब्रिटिश के पास थे, सिर्फ 10%। मान लीजिए इंडिया के तरफ 100 लोग हैं, तो ब्रिटिश लोग लेकर आए लड़ने के लिए 10 लोगों को सिर्फ। बट हुआ क्या लड़ाई में, जो उनके बोला जाता सेनापति बोला जाता जिसको, जो कि सेनापति थे उस समय कौन, मीर जाफ़र। ओके, मीर जाफ़र उस समय बंगाल के, यहाँ बोल सकते हैं कि इनके शुजा-उद-दौला के जो थे, सिराज-उद-दौला के वो थे क्या बोल सकते हैं हम लोग, सेनापति थे। तो ये सेनापति को जो है खरीद लिया ब्रिटिश इंडिया ने, इन्होंने जो इनको खरीद लिया, और ख़रीदने के बाद आप जानते ही हैं क्या होता है, ये लड़े ही नहीं। ठीक है, ये लड़े ब्रिटिश की तरफ से। ठीक है, मतलब वही जो दगाबाजी वाला काम था वो उन्होंने कर दिया। ठीक है, ब्रिटिश ने इनको बोला कि इनको हम जो है बहुत सारा पैसा देंगे आपको, आप हमको जितवा दो। इन्होंने जितवा दिया। जगत सेठ द रिचेस्ट बैंकर ऑफ बंगाल रिफ्यूजेस टू हेल्प टू द नवाब, तो इन लोगों से अपना फ़ायदा दिख रहा था। जो बड़े बड़े लोग थे, जगत सेठ सबसे बड़े बैंकर माने जाते थे उस समय बंगाल के, सबसे ज़्यादा पैसा वाला इंसान बंगाल का। इन्होंने सोचा कि ब्रिटिश को जितवा दो, ब्रिटिश लोग तो ट्रेड करते रहेंगे, हम लोग बंगाल पे रूल करेंगे, जबकि ऐसा हुआ बिल्कुल भी नहीं। मीर जाफ़र, फिर ब्रिटिश जो है वो जीत जाते हैं, मीर जाफ़र जिता देते हैं ब्रिटिश को, और मीर जाफ़र बिकेम दी न्यू एम्पायर ऑफ बंगाल, नए एम्पायर बन जाते हैं। ये खुशी खुशी में ये जो है बंगाल जीत जाते हैं, तो ब्रिटिश को बहुत सारे देते हैं राइट्स ट्रेड करने के। ठीक है, ब्रिटिश को बहुत सारे अवार्ड दिए जाते हैं, बहुत सारे गिफ्ट दिए जाते हैं जीतने पर। जो 24 परगना नाम की जगह है वो नवाब है वो देते हैं ब्रिटिश को कि आप ही जगह रखें। बट मीर जाफ़र वॉज नॉट एबल टू मेक फर्दर पेमेंट्स टू हिम। अब देखिए किया क्या, ब्रिटिश लोगों ने वॉर जीता और बिठाया तख्त पे किसको, मीर जाफ़र को, और ऐसे डिमांड करना स्टार्ट करी कि आप हमें इतने पैसा दें, इतनी जगह दें, इतना दें। और मीर जाफ़र सोचा भाई हुआ क्या, राजा तो मैं बन गया हूँ, रूल मुझ पे ये लोग कर रहे हैं, तो एक पपेट बना दिया था मीर जाफ़र को ब्रिटिश लोगों ने अपना काम निकलवाने के लिए। फिर मीर जाफ़र ने क्या किया, मीर जाफ़र इतना ज़्यादा नहीं कर पा रहे थे काम, तो इनको हटा के फिर लाया गया मीर कासिम को। ठीक है, कि उनकी डिमांड जो है मीर कासिम पूरी करेंगे। बट मीर कासिम ने क्या किया और उल्टा काम कर दिया। उन्होंने देखा कि ये क्या बात हुई, हम हमारे एरिया पे वॉर हमने जिताया और हम पे आप लोग रूल कर रहे हैं। ओके, तो ये काफ़ी एक गलती हो गई थी इन लोगों से। फिर मीर कासिम ने क्या किया, मीर कासिम ने ब्रिटिश लोगों का साथ छोड़कर ये गए दिल्ली। दिल्ली पर उस समय मुगल्स जो थे वो थे शाह आलम, जो उस समय रूल कर रहे थे। शाह आलम और अवध जो एक और मुगल टेरिटरी थी जो अलग हो गई थी, वहाँ पर रूल कर रहे थे शुजा-उद-दौला, जो कि सिराज-उद-दौला जो यहाँ पे पहले बंगाल थे जो मर चुके हैं वॉर में, उनके भाई थे। तो इन्होंने जाके बोला कि भाई ये ब्रिटिश लोग तो काफ़ी दगाबाजी कर रहे हैं, ये हम लोगों को जो है इनने साथ लिया हमारा, और बाद में जो है इन्होंने हमारे साथ गलत किया काफ़ी ज़्यादा, हमसे ये मांगते हैं कि भाई इतना पैसा दो हमें। तो फिर क्या होता है, मीर कासिम जाते हैं कहाँ, दिल्ली जाके किससे मिलते हैं, ये शाह आलम से। ठीक है, शाह आलम सेकंड है ये, जो कि उस समय मुगल किंग थे। ठीक है, ये भी चाहते थे कि यार कोई वॉर हो, कोई बड़ा एरिया बड़ा करो, क्योंकि काफ़ी छोटा एरिया हो गया दिल्ली का। पहले मुगल काफ़ी बड़े एरिया पे थे, अब बहुत छोटे दिल्ली के एरिया पे रह गए बस। और ये दोनों जाके मिलते हैं अवध में। अवध आज जो यूपी और बिहार का एरिया है, अवध में उस समय राज कर रहे हैं शुजा-उद-दौला। सिराज-उद-दौला दोनों भाई थे, एक अवध पे रूल करता था, एक बंगाल पे। ठीक है, इन्होंने पता लगाया, इनको पता चला कि उनके भाई की डेथ हो गई है, ब्रिटिश लोगों ने हराया है, और ब्रिटिश लोग हराने के बाद ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो ये तीनों ने अपना एक बनाया अलायंस कि हम तीनों मिल जाते हैं, हम तीनों मिल के ब्रिटिश का सफाया कर देंगे, बिल्कुल हटा देंगे इन्हें, और जो एरिया है बंगाल का मिल बांट के हम लोग खाएंगे बड़ी आराम से। सो कुछ सालों बाद ये वाली लड़ाई जो थी आपकी हुई थी 1757 में, बैटल ऑफ प्लासी। और कुछ सालों बाद 1764 में इन तीनों ने मिलकर लड़ाई कर दी ब्रिटिश के खिलाफ, जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर हुआ। बैटल ऑफ बक्सर में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, ब्रिटिश लोग फिर जीत गए, इन तीनों को हरा दिया गया। अब पहले ब्रिटिश के अंडर पास से बंगाल था, अब अवध और दिल्ली भी आ चुके हैं। ओके, अब आप देख सकते हैं जैसे जैसे ब्रिटिश लोग बढ़ रहे हैं आगे, उनका एरिया बढ़ता चला जा रहा है। अब देखते हैं उनकी पॉलिसी रूल करने की। तो उनकी रूल करने की सबसे पहली पॉलिसी यहाँ पे डुअल एडमिनिस्ट्रेशन इन बंगाल। बंगाल में लाया गया डुअल एडमिनिस्ट्रेशन रूल करने के लिए। देखिए क्या होता है ये। ठीक है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ फटाफट, यार क्या पढ़े, इसको हम समझा लेता हूँ फटाफट। तो मान लीजिए बंगाल का एरिया है। ठीक है, बंगाल के एरिया में सबसे बड़ा जो हेड है ब्रिटिश का वो है यहाँ का गवर्नर जनरल। ओके, गवर्नर लिख देते हैं उसको, गवर्नर जनरल सबसे बड़ा हेड है आर्मी का भी और बंगाल का भी।
अब इसने क्या सोचा कि अब बंगाल से मुझे लेना है टैक्स, बंगाल के सारे लोगों से, ट्रेड तो हम कर ही रहे हैं, हमें टैक्स भी लेना है यहाँ के लोगों से, तो टैक्स अब एक एक से लेने घर घर तो नहीं जाएंगे। तो उन्होंने सिस्टम बनाया डुअल एडमिनिस्ट्रेशन का। इन्होंने क्या करा, अपने नीचे जो है बिठाए ज़मींदार, ठीक है, ज़मींदार को एक एक एरिया दे दिया हर जगह बंगाल में कि ये तुम्हारा एरिया है, तुम्हारा एरिया, तुम्हारा एरिया। और ज़मींदारों के साथ साइन किया कॉन्ट्रैक्ट कि मान लो तुम्हारे एरिया में मान लो कोई इंसान 100 रुपये कमाता है, ओके, 100 में से 89 तुम हमें ला के दो, ओके, 89 तुम हमें ला के दो, बाकी 11 का क्या करना है तुम जानो, बाकी 11 तुम अपने पास रखो, बाकी 11 तुम उसको दो, 5 दो, 6 दो, जो करना है तुम करो। ज़मींदार का काम क्या है कि ब्रिटिश को इतना शेयर ला के दे, बात ख़त्म। ओके, ये सिस्टम जो है लगाया गया रूल करने के लिए बंगाल में, ताकि ब्रिटिश की जो इनकम है वो और बढ़े, ठीक है। इससे क्या हुआ आप जान सकते हैं, इससे आया बंगाल में फेमाइन, ठीक है। बंगाल में फेमाइन क्यों आया, क्योंकि ज़मींदारों ने बहुत ही गलत काम किया, ब्रिटिश को तो जो देना था उन्होंने दिया, ठीक है, बट जो 11 बच रहा था वो 11 खुद रखने लग गए, कुछ भी नहीं दिया फार्मर्स को। फार्मर को कुछ प्रॉफिट ही नहीं है एग्रीकल्चर करने से, तो फार्मर क्यों उगाएगा कुछ और, ठीक है। इससे जो है बंगाल में काफ़ी ज़्यादा जो है वो हुआ, फेमाइन हुआ। ये पॉलिसी जो लाए थे उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग, जो उस समय गवर्नर जनरल थे, द न्यू गवर्नर जनरल जो थे वही थे, ठीक है। थ्रू द ब्रिटिश सक्सेसफुली गेन्ड कंट्रोल ओवर बंगाल, द इम्पोजिशन ऑफ ब्रिटिश रूल थ्रू आउट द इंडिया वॉज नॉट ए ईजी टास्क, अ नंबर ऑफ रीजनल पावर अपोज देम एंड ट्राई टू एडजस्ट देम, और बाकी और भी कुछ रीजनल पावर्स थी। अब देखिए बंगाल जीत चुके हैं, अवध को हरा चुके हैं लगभग, और दिल्ली में भी राज है। उसके अलावा इंडिया में और भी कुछ स्टेट थे जिनको उनको हराना बाकी था, जैसे कि मैसूर, ओके। मैसूर एक ऐसा स्टेट था, अगर हम इंडिया की बात करें, ये मान लीजिए अब इंडिया है, ठीक है, यहाँ ये जो इलाका आता है आपका बंगाल का एरिया है, यहाँ अवध का एरिया था और यहाँ पे दिल्ली का एरिया था। सो ये 3 एरिया जीत चुके हैं। ये एरिया जो है इंडिया का बचा कुचा एरिया, यहाँ से यहाँ तक ये मराठास का एरिया है, यहाँ पे सिख रूल करते हैं ऊपर नॉर्थ में, यहाँ नॉर्थ के आगे तक, यहाँ पे अफगानिस्तान है, अफगान, और यहाँ नीचे का जो इलाका है ये इलाका है मैसूर का, ओके। मैसूर के जो लीडर है जिनका नाम है हैदर अली, ठीक है। मैसूर के लीडर जो है हैदर अली, उनको पता था कि ब्रिटिश जो है ये बहुत ही चालू है। इन्होंने थोड़ा देखा कि इन्होंने बंगाल में क्या किया, किस तरीके से इन्होंने मीर जाफ़र को अपने तरफ किया और बंगाल के राजा जो थे सिराजुद्दौला उनको हटाया। सो मैसूर इमर्ज एज अ पावरफुल स्टेट अंडर दिस एबल लीडरशिप ऑफ हैदर अली एंड हिज सन टीपू सुल्तान। बहुत ही एबल लीडर थे, इनको पता था कि ब्रिटिश के साथ तो बिल्कुल चालाकी करना ही नहीं है, ठीक है। ब्रिटिश को हमें हराना ही पड़ेगा, हटाना ही पड़ेगा इंडिया के अच्छे के लिए या अपने अच्छे के लिए। इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी टीपू सुल्तान वॉज नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर, टाइगर ऑफ मैसूर बोला जाता था इनको। दीज पावरफुल रूल अपोज द ब्रिटिश एंड पार्टिकुलर टीपू वॉज क्लोज टू फ्रेंच। तो फ्रेंच और ब्रिटिश जो उनकी लड़ाई होती थी पहले, और फ्रेंच से काफ़ी ऐसे रिलेशन थे इनके, टीपू सुल्तान के जो कि रूलर है मैसूर के। ही डिड नॉट वांट द ब्रिटिश टू ट्रेड इन टेरिटरी, ये चाहते थे कि ब्रिटिश लोग इनके एरिया में आए ही नहीं, घुसने ही नहीं दें इनको ये, और ब्रिटिश चाहते थे कि भैया ये एरिया हमारा हो, इस पर हम ट्रेड करें, ये एरिया हमको हम रूल करें। ब्रिटिश डिसलाइक द फ्रेंच प्रेजेंस, और फ्रेंच से इन्होंने दोस्ती कर ली थी मैसूर ने, जो कि किसके एनिमी हैं, ब्रिटिश के। तो बहुत ही गर्मा गर्मी हो गई इनमें, ठीक है। लड़ाई के आसार पूरे बने, लड़ाई हुई, ओके। लड़ाई में आपको पता है क्या होने वाला है, बिटवीन मैसूर और ब्रिटिश में लड़ाई हुई। पहले जो 4 वॉर हुआ टोटल, देयर वर 4 एंग्लो मैसूर वॉर। जो फर्स्ट वॉर था वो था बिटवीन हैदर अली एंड ब्रिटिश, जिसमें हैदर अली ना तो हैदर अली जीतते हैं ना ही ब्रिटिश जीतते हैं, ड्रॉ होता है पहला वॉर। दूसरा वॉर जो है वो भी आप मान सकते हैं एक तरीके से ड्रॉ होता है। तीसरे वॉर में हार जाते हैं टीपू सुल्तान, और थर्ड वॉर में टीपू सुल्तान अपनी 50% जो एरिया है वो दे देते हैं ब्रिटिश को, ओके। और 50% एरिया के साथ साथ अब इनके जो 2 सन हैं टीपू सुल्तान के, वो उठा के ले आते हैं ब्रिटिश, ओके। एंड इन द लास्ट जो कि 4th होता है एंग्लो मैसूर वॉर, उसमें टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है। टीपू सुल्तान हार जाते हैं श्रीरंगापट्टनम जो कि कैपिटल थी इनकी, और इस तरीके से जो मैसूर का एरिया वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं ब्रिटिश। नेक्स्ट एरिया आता है मराठा, जो हमने ड्रॉ किया था अभी। मराठास जो थे, मराठास भी जो है जैसे मुगल डिवाइड हो गए थे अलग अलग पार्ट्स में, वैसे ही मराठा डिवाइड हो गया था अलग अलग पार्ट्स में। 3 एंग्लो मराठा वॉर लड़े गए, और 3rd एंग्लो मराठा वॉर में मराठास को भी हरा दिया गया, ओके। सो मराठास भी जीत गए। फिर आते हैं एंग्लो सिख वॉर। सिख वॉर मतलब जो सिख एरिया उनको जीतने के लिए सबसे पहले उस समय राजा थे उनके महाराजा रंजीत सिंह, ठीक है, जिनको ब्रिटिश लोग हरा नहीं पाए। पर उनकी डेथ के बाद, जैसे उनकी डेथ होती है रंजीत सिंह की, ब्रिटिश जाते हैं पंजाब, वो जाके जीत जाते हैं, ठीक है। 2 एंग्लो सिख वॉर होते हैं। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होता है 1845 में, जिसमें सिख हार जाते हैं। इन द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर इन 1849, 4 साल बाद द ब्रिटिश फाइनली एंड कॉम्प्रिहेंसिवली डिफीट दैम इन द बैटल ऑफ गुजरात।
तो बैटल ऑफ गुजरात में फाइनली जीत जाते हैं। तो आप देखिए कि पूरा का पूरा एरिया जो इंडिया का आ चुका है टिल 1849 तक, ओके, ऑलमोस्ट 1850 तक पूरा इंडिया का एरिया जो है किसके अंडर में, ब्रिटिश के अंडर में। अदर कॉन्क्वेस्ट, सिस्टम ऑफ अलायंसेस, एनेक्सेशन, और एरिया जो जीते हैं ब्रिटिश ने इन सब के अलावा। और इनकी कुछ पॉलिसी के हम नाम पढ़ लेते हैं कि इंडिया में अब रूल कर रहे हैं ये लोग, तो रूल करने के लिए कुछ पॉलिसी तो लाएंगे ही, कैसे रूल करना है, क्या करना है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है, यहाँ आप पढ़ सकते हैं। द फर्स्ट रेलवे लाइन वॉज द रेड हिल रेल रोड लाइन। सबसे पहली रेलवे लाइन जो इंडिया में, इसका नाम क्या है, रेड हिल रेल रोड, मद्रास में थी ये। इट ओपनड इन 1837 एंड वॉज यूज फॉर कैरेज ऑफ ग्रेनाइट स्टोन। तो ये ग्रेनाइट पत्थर को यहाँ से ले जाने के लिए जो है चालू की गई थी सबसे पहली रेलवे लाइन। बट सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन जो थी इंडिया की वो चली बॉम्बे से थाने 1853 में। द सेम ईयर डलहौजी ओपन द फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन। उसी साल टेलीग्राफ लाइन भी इंडिया में स्टार्ट हुई थी। अब देखते हैं फटाफट ब्रिटिश की कुछ पॉलिसी। सबसे पहली पॉलिसी सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस एक बहुत ही बढ़िया पॉलिसी, समझाया था आपको पढ़ने से अच्छा, ठीक है। देखिए सब्सिडरी अलायंस क्या होता है, मान लीजिए एक ये डॉक्यूमेंट है, इसको हम बोलते हैं सब्सिडरी अलायंस, ओके। ये डॉक्यूमेंट ब्रिटिश ने बनाया, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थी, ओके। टर्म्स एंड कंडीशन कैसी थी कि मान लीजिए ब्रिटिश लोग इस डॉक्यूमेंट को लेके गए, मान लीजिए अवध, ठीक है, ये अवध से साइन करवाया गया था ये सब्सिडरी अलायंस। इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या था, इस डॉक्यूमेंट में ये था कि ब्रिटिश जो है अब आपको एक आर्मी देगा आपके प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। मतलब ब्रिटिश लोग की एक आर्मी होगी, ठीक है, ब्रिटिश लोग आपकी आर्मी जो है आपके एरिया में रहेगी, ठीक है, और आपकी प्रोटेक्शन के लिए रहेगी ये, ऐसा लिखा गया है इस सब्सिडरी अलायंस में, ठीक है। और ये आर्मी क्या करेगी, ये आर्मी के जो खर्चा है ये आप लोग पे करेंगे, ओके। जैसे मान लीजिए सब्सिडरी अलायंस को साइन कर लिया अवध ने, तो अवध में क्या होगा, अब एक ब्रिटिश आर्मी जाएगी अवध में, जो अवध का राजा है उस अवध के राजा के आसपास ये आर्मी रहेगी, ठीक है। बोला तो ये गया कि आर्मी रक्षा करेगी अवध की और अवध के राजा की, बट ये आर्मी है किसकी, ब्रिटिश की, ठीक है। तो ब्रिटिश के लिए काम करेगी इनडायरेक्टली, और इस आर्मी का खर्चा भी कौन पे करने वाला है, अवध। सो सब्सिडरी अलायंस से ब्रिटिश ने क्या किया, जो बाकी एरियाज थे जहाँ पे लड़के ने जीते इन्होंने वहाँ पे इस अलायंस से जीत गए। इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, ब्रिटिश लोग अपनी आर्मी तो खड़ी कर दे रहे हैं उस एरिया में। मान लीजिए कल को लड़ाई हो गई ब्रिटिश की अवध से, ठीक है, तो ब्रिटिश जब तक अपनी आर्मी लेके जाएंगे अवध, उतनी देर में तो उनकी आर्मी वहीं मारना शुरू कर देगी जो वहाँ पे आर्मी रुकी हुई है, ओके। सो ऐसे करते करते बहुत सारे जो इंडिया के इलाके थे उनसे साइन करवाया गया सब्सिडरी अलायंस, और हर इलाकों में अपनी आर्मी जो है खड़ी कर दी गई, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया था ये सब्सिडरी अलायंस एरिया जीतने के लिए। पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन था ये। किस किस से साइन करवाया गया, ये साइन करवाया गया निज़ाम हैदराबाद से 1798 में, अवध में साइन करवाया गया 1801 में, पेशवा बाजीराव जो मराठा थे उनसे साइन करवाया गया 1802 में, और बहुत सारे छोटे मोटे राजाओं सबसे साइन करवा लिया गया है ये। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स जो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स एक पॉलिसी थी किसकी, डलहौजी की, लॉर्ड डलहौजी की पॉलिसी थी ये। क्या पॉलिसी ऐसी बोलती थी कि मान लीजिए एक किंगडम है, एक राज्य है, राज्य में एक राजा रूल कर रहा है, उस राजा का कोई और बेटा नहीं है जो रूल कर सके, ओके। अभी राजा का कोई और आगे बेटा नहीं है, कोई और वंश नहीं है जो रूल कर सके, तो ये राजा का जो एरिया है, अब इसका कोई बेटा तो नहीं है, राजा की डेथ हो गई मान लीजिए, ओके। तो ये राजा का जो एरिया है अभी एरिया हो गया ब्रिटिश का, ठीक है। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स ब्रिटिश लोग लेकर आए कि मान लीजिए कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे राजा की डेथ हो चुकी है, उसका कोई बेटा नहीं है रूल करने वाला, तो ये एरिया हमारा हुआ। तो ये पॉलिसी इन्होंने लगाई कहाँ पर, सतारा पे लगाई, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, और सबसे इंपॉर्टेंट केस स्टडी है झांसी की रानी, आप लोगों ने नाम सुना होगा। झांसी की रानी में भी यही हुआ, उनकी डेथ हो जाती है, उनके राजा की, उनका सन होता है वो होता है ऑलमोस्ट 1 ईयर छोटा होता है। तो ये लोग बोलते हैं कि 1 साल का बच्चा इसका होना ना होना एक बराबर है, तो ये एरिया झांसी का हमारा हुआ, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स से भी इन्होंने बहुत सारी टेरिटरी अपने अंडर में करी। स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरीके से इंडिया पे रूल किया, स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो था इनका काफ़ी हमने पढ़ा, हमने डुअल पॉलिसी भी पढ़ी, उस तरीके का कुछ रूल था इन लोगों का, आप पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। इनका रूल कुछ इस तरीके से था कि सबसे हाईएस्ट पोस्ट जो थी इनकी वो थी गवर्नर जनरल की। सबसे पहले बोलते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वही जो है पूरे इंडिया पे रूल करेगा, जो भी पॉलिसी है वो बनाएगा। तो 1857 तक तो यही सिस्टम चला, ठीक है। 1857 के बाद सिस्टम को जो है चेंज कर दिया गया। आगे देखें तो आगे जो है ब्रिटिश लोग जो है और भी बहुत सारी पॉलिसी लेकर आए यहाँ पर। ट्रेड तो ये लोग करते ही चलेगा इंडिया में, फिर लेकर आते हैं ये लोग सिविल सर्विसेज।
सिविल सर्विसेज को लाया गया इंडिया में। सिविल सर्विसेज को लाने वाले थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। सिविल सर्विसेज ने भी जो है बहुत सारा काम किया। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट जज जो आज भी चलते हैं सिस्टम, वही सिस्टम उस समय ब्रिटिश लोग लेकर आए थे। आगे जो है ब्रिटिश लोग और भी पॉलिसीज लेकर आए, जो कि इनकी थी आर्मी एंड पुलिस फोर्सेस। ठीक है, पुलिस फोर्स का नया सिस्टम जो है लेकर आए थे, यहाँ पर ब्रिटिश लोग लेकर आए थे। अब इतने बड़े एरिया को रूल करने के लिए इन्हें देखो लोग चाहिए थे, तो उन्होंने जो अलग अलग ऑफिसर्स बिठाए। ठीक है, जो होता है सिविल सर्वेंट बोलते हैं इनको हम। लॉर्ड कॉर्नवालिस को हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न सिविल सर्विसेज भी बोला जाता है इनको। ओके, क्योंकि पूरे इंडिया को रूल करने के लिए इनको ऑफिसर चाहिए और कानून बनाए रखने के लिए इनको पुलिस फोर्स भी चाहिए थी। तो पुलिस फोर्स की भी स्थापना जो है इंडिया में कौन करता है, आपके ब्रिटिश लोग ही करते हैं। एक पूरा इन्होंने हायरार्की बनाई, एक सिस्टम बनाया कि सबसे जो छोटा ऑफिसर होगा उसको सिपाही बोलेंगे, और उसके ऊपर जो है एसपी, डीएसपी सिस्टम आज चलता है वो ब्रिटिश का ही बनाया हुआ है। जो स्टेट जहाँ पर ब्रिटिश रूल करते हैं, जैसे कि यूपी, बिहार, झारखंड, वहाँ पे सब जगहों पे जो है ये पुलिस को लगाया गया, क्योंकि आर्मी का काम है लड़ाई करना, ना कि लोगों को ये झगड़े सुलझाना। झगड़े सुलझाने के लिए लोगों को जो है पुलिस लगाई गई, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। और फिर लास्ट में जो आई जुडिशरी। देखिए कहीं ना कहीं पुलिस लगाने के पीछे का ये भी था कि ट्रेड को जो है अच्छे से सपोर्ट कर सके। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि इनके ट्रेड के सामान की चोरी भी बहुत होती थी ब्रिटिश की, तो सबको रोकने के लिए पुलिस लगाई गई। नेक्स्ट है जुडिशरी। जुडिशरी जो इंडिया में लॉ बनाना स्टार्ट किए। ठीक है, लॉ बनाना मतलब ब्रिटिश अब पूरे इंडिया पे राज कर रहा है, तो उनके लॉ भी खुद के ही होंगे। तो लॉ को जो है कौन होगा ऐसा इंसान जो लॉ बताएगा। राजा वाजा तो है नहीं यहाँ पर जो लॉ वो बताए, जो सही गलत ठहराए किसी को। तो लेकर आते हैं ये लोग जुडिशरी। कोर्ट्स की स्थापना की जाती है अलग अलग, बहुत सारे कोर्ट्स को बनाया जाता है इंडिया में। लॉ बुक बनाई जाती है, इंडियन आईपीसी लगाई जाती है। जो आईपीसी बुक आज तक चल रही है इंडिया में। Having come to India's traders, the British soon gained political and economical hold over many Indian territories, and by the mid-19th century, they were the supreme power in India. I think आए तो ट्रेडर्स की तरह थे, पर धीरे धीरे लड़ते लड़ते क्या बन गई ये कॉलोनियल ट्रेड पावर आ गई इनके पास, पूरे इंडिया जीत गए ये लोग। Their direct rule extended across a large part of India, and the few kingdoms that remained independent were in fact their vassals. जो छोटे मोटे किंगडम जो थे, जो इंडिपेंडेंट थे, जो ब्रिटिश के अंडर नहीं थे, उनसे उन्होंने साइन करवा लिया सब्सिडी अलायंस, एंड डॉक्टर लेफ्ट ला के उनको अपने अंडर कर लिया। तो लगभग पूरा इंडिया पे जो है ब्रिटिश पावर आ चुकी है, एंड इंडिया हैज़ नाउ बिकम अ ब्रिटिश कॉलोनी। अब इंडिया जो है ब्रिटिश कॉलोनी बन चुका है। और भी वर्ल्ड में ब्रिटिश कॉलोनीज थी, यहाँ पे एक अर्जेंटीना का दिया गया है कि अर्जेंटीना में भी जो है ब्रिटिश कॉलोनी बन चुकी थी। वर्ल्ड में और भी बहुत सारी जगह थी ऐसी जहाँ पे यूरोपियंस ने अपना राज किया। क्यों ये लोग राज कर रहे थे हर जगह, हमने आपको बता दिया पहले ही, क्योंकि इनको अपने इंडस्ट्री चलाने के लिए चाहिए रॉ मटेरियल, और वो एरिया चाहिए इनको अपना सामान बेचने के लिए भी। इस तरीके से जो है ब्रिटिश लोगों ने इंडिया पे कुछ राज किया। थोड़ा हमने इसको स्पीड में कवर किया, फिर भी वीडियो 30 मिनट्स के ऊपर जा चुकी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ओके, काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये, इसको हमें अगर समझाने के लिए तो काफ़ी घंटे भी चाहिए होते हैं। अगर क्लास में चलता है चैप्टर तो इट वॉज ऑफ सो मेनी आवर्स एंड सो मेनी हार्ड वर्क। ओके, थोड़ा सा स्पीड में हम चलें ताकि आपको समझ में भी जल्दी आ जाए। कि कुछ कॉइन देख लीजिएगा ब्रिटिश के अलग अलग। ओके, सो इन दी लास्ट थैंक यू। कोई टॉपिक अगर समझ में नहीं आया अच्छे से तो लिख दीजिएगा कमेंट में, इसको फिर समझा दूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। इन दी लास्ट थैंक यू।